वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। क्या सरकार मान चुकी है कि उसका काम सिर्फ घोषणा करना है? तर्क ढूंढना जनता की जिम्मेदारी है? यह एक सवाल है, कमेंट में अपनी राय दें। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी चीज़ का कोई तर्क बचा है? यह एक सवाल है। क्या यह इसलिए है कि सरकार निश्चित है कि उसके फैसलों की तर्कहीनता की हिमाकत पर उसकी जनता मर मिटने को तैयार बैठी है? यह भी एक सवाल है। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। और जो चैनल में पहले से हैं उन लाखों सब्सक्राइबर को मेरे ओर से तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट जाया करती है, प्यारी प्यारी औरतें हरदम बकबक बकबक करती रहती हैं। चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते रहते हैं। और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं। रघुवीर सहाय की प्रभु की दया शीर्षक इस कविता का सीधा अर्थ करना मुश्किल है। ये जो तीन अलग अलग क्रियाएं हैं, बिल्ली रास्ता काट जाया करती है, प्यारी प्यारी औरतें हरदम बकबक करती रहती हैं, चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते रहते हैं, और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। इस कविता रघुवीर सहाय की प्रभु की दया शीर्षक इस कविता का सीधा अर्थ करना मुश्किल है। ये जो तीन अलग अलग क्रियाएं हैं, साथ साथ चलती है और बिना एक दूसरे पर टिके, यह जो इसकी संबंधहीनता है, यही जीवन है। इनमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, यानी एक ही साथ इन सब के होने का कोई तर्क नहीं। उसे प्रभु की दया के अलावा और क्या कहा जा सकता है? जो हो, यह कविता एक विशेष मानवीय स्वभाव के बारे में है, जो चीज़ों घटनाओं के पूर्वापर यानी आगे पीछे कार्य कारण संबंध खोजने का है, यानी हर चीज़ का तर्क खोजने का। लेकिन जब तर्क ना मिले, एक सवाल है, फिर भी सब कुछ चलता हो, यह भी एक सवाल है, तब तो प्रभु की दया को ही श्रेय देना पड़ता है। रघुवीर सहाय की इस कविता के प्रकाशन के कोई 68 साल बाद आज का सबसे बड़ा भारतीय प्रश्न यह है कि क्या किसी चीज़ का कोई तर्क बचा है? यह एक सवाल है। मसलन कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट के बीच उड़ानों की बहाली का ऐलान करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जहाज में बीच की सीट खाली छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सबको आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सावधानी बरतनी है। सफ़र करने वाले जानते हैं कि जहाज में तीन सीटों में दो हत्थे ऐसे होते हैं जो अगल बगल दोनों के मुसाफिर साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। दूरी तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे से सटे सटे ही आपकी यात्रा पूरी होती है। तो आप अपने सह यात्री को कैसे बचाएंगे संभावित संक्रमण से? यह एक सवाल है। या पूरी यात्रा और यात्रा के बाद के दिन आशंका में ही बीतेंगे? यह भी एक सवाल है। इसके पहले यह सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर 2 रोज में क्या बदल गया कि सरकार ने उड़ानें तत्काल शुरू न करने के अपने निर्णय को संशोधित कर दिया? यह भी एक सवाल है। तर्क क्या था? स्वास्थ्य का तर्क का क्या स्वास्थ्य का तर्क का क्या अर्थ के तर्क से हार गया? यह भी एक सवाल है। क्या जन स्वास्थ्य की बलि दे दी गई ताकि हवाई जहाज की कंपनियों का स्वास्थ्य बना रहे? यह भी एक सवाल है। कमेंट में आप अपनी राय दीजिएगा। किस तर्क में मंत्री महोदय तमिलनाडु सरकार के इस प्रस्ताव को बेकार बता रहे हैं कि ठीक है, जो हवाई मार्ग से आएगा उसे भी 14 दिन खुद को क्वारंटाइन करना होगा? राज्य सरकार को खारिज करते हुए केंद्र का कहना है कि सब जो उड़कर आएंगे जाएंगे
बाध्य नहीं है कि गंतव्य तक पहुंचने के बाद खुद को क्वारंटाइन करें। जो हवाई मार्ग से चलता है वह 3 दिन में कम से कम 3 राज्यों की यात्राएं कर सकता है और इस बीच सैकड़ों लोगों के संपर्क में भी आ सकता है। यह एक सवाल है। उस पर कोई नियंत्रण है? यह भी एक सवाल है। नहीं है तो उसका क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। क्या हवाई यात्रियों में कोई विशेष प्रतिरोधक क्षमता है जो रेल मार्ग से चलने वालों में नहीं है, खासकर उनमें जिनके लिए कृपापूर्वक श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं? यह भी एक सवाल है। उन्हें तो 14 दिन तक खुद को सबसे अलग रखना है। उसके बाद हानि रहित होने की राजकीय मुहर के साथ ही वे सबसे मिल सकेंगे। क्या यह अंतर इसलिए है कि अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण ये श्रमिक जन शारीरिक तौर पर भी व्याधियों के लिए अधिक कमजोर हैं? यह भी एक सवाल है। सरकार कह सकती है कि यह समाजशास्त्र का प्रसंग है, स्वास्थ्य का नहीं, या यह भी कि यह राजनीतिक प्रश्न है जो इस आपदा की घड़ी में पूछना अशोभनीय है। यात्रा का जिक्र चल रहा है तो पर्याप्त दूरी के मंत्र का जाप करते हुए ट्रेन में भी तीनों स्लीपर बर्थ के इस्तेमाल का क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। एक तरफ तो यह रियायती, दूसरी तरफ बसों में तकरीबन आधी सीटों के भी भरने का सावधानी। इन दोनों के बीच क्या कोई संगति है? यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क था कि ठीक एक दिन पहले तक ट्रेनें चलाने की शर्त यह थी कि गंतव्य राज्य की अनुमति अनिवार्य थी और दूसरे दिन वह खत्म कर दी गई? यह भी एक सवाल है। ठीक एक दिन में ऐसी क्या तब्दीली आ गई? यह भी एक सवाल है। आप उस यंत्रणा के बारे में सोचें जो साधारण लोगों को रेल यात्रा के पहले 2 रोज पहले तक झेलनी पड़ रही थी। यह भी एक सवाल है। आप कश्मीरी गेट से अक्षरधाम तक जा सकते हैं, लेकिन नोएडा नहीं। कोई तर्क, वैज्ञानिक या सामाजिक या राजनीतिक? यह भी एक सवाल है। राज्यों की सीमाओं पर राज्यों के नियंत्रण का क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। यानी आप एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकते हैं, लेकिन अगर एक राज्य की सीमा के पार दूसरे राज्यों में जा रहे हो तो सरकार की अनुमति की क्या ज़रूरत है? यह भी एक सवाल है। दोनों तरह की आवाजाही में मूलभूत क्या अंतर है? यह भी एक सवाल है। कासरगोड और मंगलोर के बीच वह क्या विशेष अंतर है जो मंगलोर और उससे सटे कर्नाटक के जिले या गांव में नहीं है? यह भी एक सवाल है। क्या यह अंतर सिर्फ इसलिए है कि कासरकोड केरल में है और मंगलोर कर्नाटक में? यह भी एक सवाल है। सड़क से चलते हुए तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक से दूसरे राज्य में दाखिल हुए। यह भी एक सवाल है। फिर रोक का क्या तर्क? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है। तर्क इसका भी नहीं है कि राज्य उधार ले तो सकते हैं, लेकिन तभी जब केंद्र सरकार की शर्तें माने। राज्य की स्वायत्तता के तर्क का क्या हुआ? यह भी एक सवाल है। तर्क इसका क्या है कि जब संक्रमित लोगों की संख्या 500 से भी कम थी और वे भी कुछ ही इलाकों तक सीमित थी, तब तो अचानक दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन करके पूरी आबादी को बंद कर दिया गया और जब संक्रमित लोगों की संख्या लाख पार कर गई तो पूरे देश को खोल दिया गया। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क है कि जब संक्रमण नहीं था तब श्रमिकों की आवाजाही रोक दी गई और जब उसकी आशंका सबसे ज़्यादा है उनका आवागमन अबाधित है?
यह भी एक सवाल है। वह भी जब राज्यों की जांच की, इन सारे लोगों क्वारंटाइन करने की क्षमता अत्यंत सीमित है। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क है कि 11 मई के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस से रोजाना मिलना बंद कर दिया है और देश को संक्रमण के बारे नियमित आधिकारिक सूचना देना अब गैर जरूरी मान लिया गया है। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से प्रेस के सामने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों का आना बंद कर दिया गया। यह भी एक सवाल है। इसका तर्क क्या है कि भारत अपनी तुलना नितांत भिन्न आबो हवा वाले देशों से यानी इटली, इंग्लैंड और अमेरिका से कर रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश से नहीं। यह भी एक सवाल है। क्या इसलिए कि ऐसा करते ही मालूम होगा कि भारत इनसे बेहतर नहीं साबित हुआ है और वास्तव में दक्षिण एशिया के हालात यूरोप या अमेरिका से अलग हैं? यह भी एक सवाल है। और अगर इस पर लोग विचार करने लगेंगे तो शायद पूछ बैठे कि आपने लॉकडाउन के मामले में पश्चिम की नकल क्यों की, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अपना खास तरीका क्यों नहीं अपनाया? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है। दो निर्णयों के बीच कोई तारतम्य नहीं है तो सिर्फ फैसला है और ऐलान है। क्या यह इसलिए है कि सरकार मुतमईन है कि उसकी घोषणाओं के पीछे का तर्क कोई तलब नहीं करेगा? यह भी एक सवाल है। या वह यह जानती है कि उसका काम घोषणा का है, तर्क खोजने का काम उसकी जनता का है? यह भी एक सवाल है। या वह इससे निश्चित है कि उसके फैसलों की तर्कहीनता की हिमाकत पर उसकी जनता मर मिटने को तैयार बैठी है? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है, तर्क की खोज नहीं है, तर्कहीनता के शीतयुग का आरंभ क्या जनता की मृत्यु ही नहीं है? यह भी एक सवाल है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट पे अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।